नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके खून को खोलने पर मजबूर कर देगी, जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमारी डेमोक्रेसी और जस्टिस सिस्टम को किस कदर खोखला कर दिया गया है। संसद में ऐसे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो जस्टिस सेंट्रिक ना होकर बल्कि तानाशाही जैसे लग रहे हैं। ये पूरी वीडियो हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी सरकार और हमारी प्रशासनिक प्रणाली के काम करने के तरीकों की पोल खोल कर रख देगी। आपको उमर खालिद याद है, वही जो सीएए के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा था। उसको करीब 5 साल होने को आए हैं और वो जेल में सड़ रहा है क्योंकि उसके केस में ट्रायल तक नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ दो बातें हैं। पहली, इतने लंबे समय तक अगर कोई आरोपी जेल में बंद है और जांच पूरी नहीं हो पा रही है तो आखिर क्यों नहीं हो पा रही है। दूसरी बात, अगर उसने जुर्म किया है तो फिर अभी तक सरकारी जांच एजेंसियां साबित क्यों नहीं कर पा रही। एक तरफ उमर खालिद है जिसको ये नहीं पता कि वो जेल में क्यों है, दूसरी तरफ सत्ता में चल रही पार्टी के रतन हैं जो खुलेआम गोली मारो सालों को जैसे नारे देकर जनता को उकसाने की भरपूर कोशिश करते रहते हैं। बीजेपी का नेता कपिल मिश्रा, याद होगा आपको, जो उस समय दिल्ली में दंगे भड़काने के लिए सीधे सीधे जिस पर आरोप लगे थे और भड़काऊ भाषणों की वीडियोस तक वायरल हुई थी, आज भी आपको मिल जाएंगी। वो आज दिल्ली का कानून मंत्री है। इंडियन जस्टिस सिस्टम का शायद इतना बड़ा मजाक कभी नहीं उड़ा होगा। जो हिंसा भड़का रहा था वो कानून मंत्री है और जो अहिंसा की बात कर रहा था वो आतंकवादी है। अब आते हैं असली कहानी पर। दिल्ली हाईकोर्ट ने सितंबर 2025 में उमर खालिद और 9 अन्य आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया। वजह, एक बड़ी साजिश, यानी कि इन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, पंपलेट्स बांटे, सीएए विरोधी प्रदर्शन जो है वो ऑर्गेनाइज किए। यही उनकी सबसे बड़ी साजिश थी, सबसे बड़ी साजिश रची गई थी इन लोगों ने। लेकिन असली सच्चाई क्या है? दुनिया भर के जर्नलिस्ट और मीडिया रिपोर्ट्स भरी पड़ी हैं जो दावा कर रही हैं कि उमर खालिद ने कभी हिंसा नहीं भड़काई। यहां तक कहा गया कि उनके भाषणों में गांधीवादी अहिंसा का संदेश था। तो क्या कोर्ट ने सिर्फ इनकलाब जिंदाबाद और क्रांतिकारी इस्तकबाल के नारों को हिंसा मान लिया? सेम मामला शर्जिल इमाम का है। यह भी जनवरी 2020 से जेल में था। आपको सुनकर हंसी आएगी कि शर्जिल इमाम दिल्ली दंगे होने के 1 महीना पहले से जेल में था। मतलब जेल में बैठकर उसने दंगों की साजिश रच डाली। कितना बड़ा आदमी है ये जो उसकी इतनी चलती है कि जेल में बैठकर पूरे जेल प्रशासन को मजबूर कर दिया ताकि ये साजिश रच सके। कोर्ट का कहना है कि प्राइम फेसिया यानी प्रथम दृष्टि में मामला बनता है। मान लिया प्रथम दृष्टि में मामला बनता है, लेकिन ये कैसा मामला है जिसमें 5 साल में भी पुलिस आरोप तक तय नहीं कर पाई? क्या पूरा मामला केवल शंका पर ही टिका है? क्या पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं है जो आरोप साबित कर पाए? अगर सबूत नहीं है तो फिर जेल में क्यों है? 5 साल हो गए लेकिन मुकदमा शुरू नहीं हो पाया। पूछने पर जवाब आता है कि नेचुरल पीस से काम चल रहा है। जो अदालत की कार्रवाई है वो नेचुरल गति से चल रही है। 5 साल मतलब कुछ ज्यादा ही स्लो नेचुरल स्पीड हो गई है अदालत की। कपिल मिश्रा ने 23 फरवरी 2020 को खुलेआम कहा था कि इंस्पेक्टर के पास 3 दिन का समय है रोड खाली करवाने का, नहीं तो हम खुद सड़क पर आएंगे और सब कुछ साफ कर देंगे। और इसी बयान के कारण ठीक 4 घंटे बाद दंगों की चिंगारी भड़क गई, पूरी दिल्ली जल रही थी। लेकिन कपिल मिश्रा पर कोई एफआईआर नहीं हुई, बल्कि इनाम में कपिल मिश्रा को बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया और फिर कानून मंत्री बना दिया गया। वहीं दूसरी तरफ जिस आदमी ने इस तानाशाही से आजादी का नारा लगाया उसे जेल भेज दिया गया और सिलेक्टिव जस्टिस का जश्न मनाया गया। इस पूरे केस में एक और ट्विस्ट है। शुरुआत में इस केस से जुड़े एक जज ने सच्चाई बोलने की हिमाकत कर दी थी और बदले में रातों रात उसका ट्रांसफर कर दिया गया। जस्टिस एस मुरलीधर, याद होगा शायद आपको, 26 फरवरी 2020 को उन्होंने कोर्ट में पुलिस से पूछ लिया था कि इन बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हो रही। बस इतनी सी बात पर अगली सुबह इनका ट्रांसफर दिल्ली से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में कर दिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के नजीब मामले में साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि लंबे समय तक बिना मुकदमे के कैद में रखना आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। लेकिन उमर खालिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को किनारे कर दिया गया। माननीय कोर्ट का कहना है कि ट्रायल प्राकृतिक गति से चल रहा है। 5 साल, करीब 3000 पेज के आरोप पत्र, करीब 30,000 पेज से ज्यादा के इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस के बावजूद सब कुछ प्राकृतिक गति से चल रहा है। आखिर न्याय व्यवस्था का इससे भद्दा मजाक और क्या हो सकता है? कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है जैसे यह पूरा मामला सरकार की तानाशाही और विरोध पर शिकंजा लगाने की कश्मकश के बीच फंसा हुआ है। सीएए एनआरसी के विरोध प्रदर्शन सफल हुए, सरकार को शर्मिंदा होना पड़ा। राष्ट्रीय एनआरसी योजना नाकाम साबित हुई। सरकार ने नया चक्रव्यूह रचकर विरोध करने वालों को निशाना बनाया और जनता को साफ संदेश दिया, विरोध किया तो जेल में सड़ोगे। कानून का मखौल पता है कैसे उड़ाया जा रहा है? यूएपीए की सेक्शन 43D/5 कहती है कि ऐसे मामलों में जमानत लगभग ना के बराबर है, मुश्किल है, लेकिन संवैधानिक अदालतें जमानत दे सकती हैं। के नजीब और शोमा सेन के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, लेकिन उमर
खालिद के मामले में नहीं दी गई? आखिर क्यों? विदेशी मीडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे मीडिया हाउसेज ने दिल्ली रॉयट्स की सच्चाई उजागर की, लेकिन हमारी न्याय व्यवस्था ने कान बंद कर रखे हैं और इंटरनेशनल लेवल पर मजाक बनवा रखा है। दोस्तों, ये सिर्फ उमर खालिद का मामला नहीं है, ना ही मैं कोई उमर खालिद का समर्थक हूं। अगर अपराध किया है तो सजा दो, नहीं तो जमानत दे दो। न्याय का बेसिक प्रिंसिपल यही है। लेकिन यहां मामला लोकतंत्र वर्सेस तानाशाही बना हुआ है, विचार वर्सेस दमन का बना हुआ है। ये सिस्टम तब तक नहीं बदलेगा जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे, क्योंकि आज उमर खालिद है, कल आप या मैं हो सकते हैं। जय हिंद।